अस्सलाम वालेकुम। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया जारी किया गया है, हमारा तासुर यह है कि उसका मुखातिब, उसके अंदर बाकी तफसीलात भी हैं, लेकिन उसका जो मेन फोकस है वो एक नुक्ते के ऊपर है और वो है अकाउंटेबिलिटी। और हमारा ख्याल ये असेसमेंट है हमारी कि उसका मुखातिब एक ही शख्स है जिसका नाम है जनरल फैज़ हमीद, फॉर्मर DG ISI। और उनके ऊपर 2 केसेस बड़े बताए गए थे ऑफिशियली। एक जो टॉप सिटी का केस है, ज़मीनों को हथियाने का और उस फैमिली के ऊपर जुल्म करने का मामला, ये 2017 का केस है। और दूसरा मामला जो ऑफिशियली बयान नहीं किया गया लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जो उनकी सरगर्मियाँ थी वो उनके ऊपर एक चार्जशीट है। और हमारा ख्याल ये है कि वो 9 मई का केस है। और जिन लोगों से भी हमने बात की उसकी तफसील लेने के लिए, तो इस बात की तस्दीक होती है कि 9 मई का ही केस है, जिसके नतीजे में उनके ऊपर ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। अब फ़ौज ने आज एक एलामिया जारी किया है, पहले मैं उसको आपको बता दूँ, फिर अकाउंटेबिलिटी के मामले में कुछ जो जनरल्स की जायदादों की तफसील छपी थी और जिन लोगों ने तफसील छापी थी उनके साथ क्या कुछ होता रहा और अभी भी हो रहा है, वो भी एक लहदा से एक कहानी है। आई होप कि अगर मौजूदा आर्मी चीफ़ उन लोगों से ये पूछें कि उनके साथ किस किस ने जुल्म किया, ये ख़बर छापने के बाद उसमें जनरल शफात शाह की छपी, जनरल आसिम बाजवा की छपी, फॉर्मर आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा उनकी छपी, मेरे ख्याल में इसके भी अलावा 1-2 लोगों की छपी। और जिस की तफसील छपी थी उसके बाद या वो जर्नलिस्ट या जिस मुतलका अदारे से कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन का शक भी होता था, शायद वह भी गुजर गया कि इस जगह से जा सकती है, वो बंदा उठा लिया जाता था, बजाय इसके कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि भैया तेरी जायदाद कोई नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से हैं या बियॉन्ड योर नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो बंदा उठा लो जिसने खबर छापी है। तो मेरा ख्याल है कि फ़ौज जिस दिन इस मामले में खुले दिल से, फ़राख दिली से तहकीक करने लग गई, उस दिन पाकिस्तानी फ़ौज से मजबूत अदारा और कोई होगा ही नहीं। जो जनरल फैज़ का भी टॉप सिटी वाला मामला है, ये मई 2017 का वाक़या है। उस वक्त ये DGC थे और इनके ऊपर DGI भी थे, जनरल नवीद मुख्तार थे आई थिंक उस वक्त, और उस वक्त आर्मी चीफ भी होंगे। तो क्या उन सारों की नज़रों से उजलता ये वाक़या किसी को पता नहीं चला कि DGC ने सारा कुछ कर लिया, ज़मीन ले ली, फैमिली को मारा पीटा, अगवा कर लिया, उनसे घर से जाके चीज़ें, सोना, नकदी सब कुछ ले लिया, उनकी ज़मीनें अपने नाम करवाने की कोशिश की, किसी को नहीं पता चला। और अगर नहीं पता चला तो फिर ये सिस्टम के फ्लॉ की निशानदेही करता है। जो आज स्टेटमेंट है पहले मैं वो पढ़ दूँ, फिर प्रोग्राम में आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और हर फ़र्द की पेशा वराना महारत और वफ़ादारी सिर्फ़ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। ये दुरुस्त बात है, इसके अलावा किसी के साथ हो ही नहीं सकती। ये उनका बेसिक जो फेथ कह लें उनका, वो भी इसी के अंदर है, अकीदा जो है हमारा वो भी इसी में, और हल्फ भी यही है कि वो पाकिस्तान की खातिर जो जान कुर्बान करनी है। फ़ौज का एक मोटो भी है और इसी मिशन की खातिर हर शख्स गोली सीने पे खाता है। वैसे जान देनी मुल्क के लिए आसान नहीं होती जब तक कि आपके अंदर वो मोटिवेशन ना हो। दूसरा मामला जो जिसकी तरफ वो निशानदेही कर रहे हैं कि पाक फ़ौज गैर मुतज़लज़ल अज़म, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, पावरफुल स्टेटमेंट है। पाक फ़ौज गैर मुतज़लज़ल अज़म से एक मजबूत और कड़े, रिगरस अकाउंटेबिलिटी अंग्रेज़ी में उन्होंने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, एक मजबूत और कड़े एहतसाब के ज़रिए अपनी अक़दार की पासबारी करती है। अब ये मामला ऐसा है कि जहाँ पे मैंने जो इब्तदाइया में कुछ लोगों का जिक्र किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी फ़ौज के अंदर वो एक दिन मौका आएगा कि जिसके मुतल्लिक भी वो एक अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं लिविंग बियॉन्ड योर नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम, आपका लाइफस्टाइल ऑडिट किया जाता है कि आपकी आमदन तो महीने की 4 लाख है, लेकिन आपका जो लाइफस्टाइल है महीने का या जो आपकी जायदादें हैं वो साबित करती हैं कि आप हो सकता है 50-60 लाख रुपये महीने का कमाते हो। ये अगर ऐसी किसी के ऊपर चार्जशीट आ जाए तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़िम्मेदारी बन जाती है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ख़ुद जनरल फैज़ का केस उसके अंदर सबसे पहले फॉल करता है, क्योंकि ये मैंने दोबारा कह रहा हूँ कि ये मामला टॉप सिटी वाला मई 2017 का है, ये रिसेंट वाला अक्रेंस नहीं है। फ़ौज में किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं है। ये एक वो सुर्ख लकीर जिसे कहते हैं ना, सुर्ख लकीर, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है आज फ़ौज की, तो सुर्ख लकीर कह दीजिए कि आज फेरी गई है कि कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। फ़ौज में किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं है। फ़ौज में कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद अदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फ़र्द एहतसाबी अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। ये इसको रीअसर्ट किया है अपनी पहले वाले बयान को। तो मुझे लगता ये है कि जनरल फैज़ वाला मामला 9 मई में अगर वो ऑफिशियली चार्जशीट कर दिए जाते हैं, जो हमारा ख्याल है कि उसी तरफ ये केस जाएगा, तो फिर इमरान का केस ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है, क्योंकि उसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये भी है कि अगर वो PTI को असिस्ट कर रहे थे, ये जिन लोगों से हमने बात किया है एटलीस्ट उनसे हमें तासुर यही मिलता है कि अगर वो PTI को 9 मई के वाक़े में असिस्ट कर रहे थे कि यहाँ जाके एहतजाज करना चाहिए, तो शायद एक चार्ज तो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर लग रहा होगा, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा इमरान खान जो उस पार्टी के सरबराह थे उनके ऊपर आयद हो रहा होगा। शायद उसी चीज़ को एंटीसिपेट करते हुए आज इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त भी डाली गई है कि उनका केस मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल के लिए या उनको फ़ौज के हवाले मिलिट्री ट्रायल के लिए ना किया जाए। ये पेशबंदी मुझे लगती है, क्योंकि जिस दिन से जनरल फैज़ का मामला सामने आया है
कुछ हमें अडयाला के अंदर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी नज़र आई है। कुछ जर्नलिस्टों की एक्सेस रिस्ट्रिक्ट की गई है, कुछ वहाँ पर पुलिस के लोग या जेल का जो अमला था उसकी तब्दीलियाँ सामने आई हैं, कुछ को गिरफ़्तार कर लिया गया और कुछ दबाव का शिकार भी नज़र आए हैं PTI वाले। फिर वो जलसे का जो इल्तवा था उस दिन इनकी इस्टेब्लिशमेंट से इंटरेक्शन भी हुई, इन्होंने गुंजाइश भी पैदा की और फिर 8 सितंबर की इनको तारीख भी मिली। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि PTI एंटिसिपेट भी कर रही है और शायद उम्मीद भी कर रही है कि इनकी किसी मौके के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू हो जाए। लास्ट लाइन जो मैं इसकी हाईलाइट करना चाहूँगा, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जो इकदाम हैं उसके ऊपर आज दोबारा जिक्र किया गया है कि कौमी साइबर स्पेस जो है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करना वो भी एक कौमी सलामती का मसला है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए आप इंटरनेट बैठा के अगर कुछ काम करना चाहें तो ये अक्लमंदी नहीं है। ये जिन लोगों ने ये काम किया है उसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को, इन सारों को एक्शन लेना चाहिए। हमारे मुल्क की इस वक्त बका जो सर्वाइवल है वो बरामदात के ऊपर है। आज बहुत अच्छा नंबर आया है जो अगस्त के महीने का है, 18.9% बरामदात में इजाफा है। लेकिन आप जो बरामदात में इजाफा एंटिसिपेट कर रहे हैं पूरा पाकिस्तान मेरे समेत, और मेरे ख्याल में SIFC के अंदर भी जितने लोग बैठे हैं सबको इस बात के ऊपर कन्विक्शन होगी कि वो एक ही सेक्टर है जो आइंदा 10 सालों में आपको $10 अरब या $15 अरब कमा के दे सकता है, और वो है IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज, जहाँ $3-4 अरब हम कमा रहे हैं ऑफिशियल चैनल से, $1.5-2 अरब ऑफिशियल चैनल से आता है। तो अगर हम इंटरनेट बंद करके ये सोचते हैं कि IT इनेबल्ड सर्विसेज हमें $4 अरब कमा के देंगी तो फिर खाम ख्याली हमारी। हमें इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ काम करके इस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो प्रोग्राम में हमारे साथ आज शुरका हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में उमैर नियाज़ी साहब हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, रियासत अली आज़ाद साहब हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से, और अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, प्रोग्राम का पहला हिस्सा तो मैं इसी बयान से शुरू करूँगा, फिर ये जो अदलिया के ऊपर पैकेज का एक चल रही है खबर वो अगले प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में करते हैं। ये जो आज की स्टेटमेंट है ISPR की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ही इमरान खान की दरख्वास्त भी आई, ये कोइंसिडेंस है या आई डोंट नो, आपने कैसे एक ही दिन में दोनों काम हो गए, आप इसको कैसे देखते हैं इस बयान? नहीं, पहले से ये आज का तो नहीं है खान साहब, पहले से इन चीज़ों को एंटिसिपेट कर रहे हैं। एंटिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि देखें उन्होंने क्यों एंटिसिपेट पहले देखें एक ओवरऑल जो इंडिकेशन हो सकता है, ठीक है, ये तो आज जिन लोगों का ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ होगा ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मगर ओवरऑल एक लग रहा, देखें ना, एक चीज़ को है कि आप ड्यूरिंग सर्विस चीज़ों को छोड़ के अगर एक पोस्ट रिटायरमेंट चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है वो किसी चीज़ का तो इंडिकेशन है, तो उसी इंडिकेशन के मद्देनज़र ये पिटीशन फाइल की गई। पोस्ट रिटायरमेंट 9 मई है, 9 मई को चलें कर लें, और क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। देखें एक रिटायर्ड आदमी के कैरियर में क्या हो सकता है, हालांकि इम्पॉर्टेंट क्या पार्ट होना चाहिए था कि ड्यूरिंग रिटायरमेंट जो करते हैं, अगर आर्मी पर्सनल भी करते हैं तो उस चीज़ को भी प्रूव करना चाहिए था। अगर कोई बंदा DGI रहा है, अगर कोई उसके वर्किंग में कोई भी आप कहते हैं शॉर्ट कमिंग्स हैं तो वो होनी चाहिए थी। देखिए पास में भी होती रही हैं, अब आप एक वन ऑफ एग्जांपल करके कर लें, ये भी होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, मगर पास को भी प्रूव करें, पास में भी जो हुए। अगर असगर खान का केस उठा के देख लें, आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उस पर मौजूद है। 140 मिलियन रुपए इसी इदारे ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना, और अपने DGI के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट किए थे, आज तक उस पर कुछ हुआ तो वो अकाउंटेबिलिटी तो हमें नहीं नजर आती। डॉक्यूमेंटेड केस है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर और उस पर FIA पूरा जोर लगा चुकी है कि किसी तरह से ये मामला क्लोज हो जाए, तो ये इदारे को खुद भी देखना चाहिए। क्या करना चाहिए उस मामले में? उसमें देखना चाहिए जो भी अगर रोल रहा है, देखें उस वक्त की, देखें आपने एक गवर्नमेंट का मैंडेट छीनने की कोशिश की, आपने एक सिलेक्टिव एक पार्टी को फाइनेंस की, और बाकायदा वो रिसीट्स का प्रूफ है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन मौजूद है कि किस सियासतदान को कितना पैसा दिया गया। लेकिन आप उस केस में अगर ये मुतालबा कर रहे हैं तो सेम असूल का इतलाक जो है जनरल फैज़ और PTI के केस में, तो इसीलिए तो कह रहे हैं प्रूव करें ना। अगर हमारे किसी ने पैसे लिए, हम ये तो इल्ज़ाम नहीं है ना कि किसी ने पैसे लिए किए, वहाँ तो देखें इलेक्शन इंजीनियरिंग इस हद तक हुई, और पैसा किधर से आया, फिर वो आप जाएंगे तो वो सऊदी तक जाएगा, मामला आगे तक जाएगा, चीज़ें इन चीज़ों को सारों को प्रूव करें। आज़ाद साहब, जो ISPR का स्टेटमेंट है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी वाले इशू के ऊपर बहुत फोकस है, और हमारा तो यही राय है कि ये जनरल फैज़ वाले मामले की वजाहत है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, हम तो हमेशा काले कोट वाले हमेशा इस चीज़ की डिमांड करते रहे कि हर इदारे के अंदर हर शख्स का एहतसाब होना चाहिए। ये तो बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की है, लेकिन हमारी इसमें इन एडिशन टू दैट हमारी डिमांड है कि इसके अंदर जो आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, जिसके अंदर है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नोबडी इज़ अबव द लॉ, वो इन ट्रू सेंस जो है ना वो अप्लाई होना चाहिए। उसकी रीज़न ये कि अगर आप पिक एंड चूज़ करेंगे, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, तो ये एहतसाब नहीं है। हम कहते हैं कि बिल्कुल अक्रॉस द बॉर्डर
बिल्कुल आप जाएं, और जो शख्स अपने उसमें रहा है या उसने मिस यूज़ ऑफ लॉ किया है या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की है, लेकिन सर ये तो 2017 का वाक़या था टॉप सिटी वाला, आपके ख्याल में, मैं समटाइम इस पे हैरान होता हूँ क्योंकि मेरी अपनी राय है कि पाकिस्तान में चंद एक इदारे या एक इदारा जिसको मैं चुन के बता सकूँ कि यहाँ एक सिस्टम इन्होंने अपना डेवलप किया है, वो फ़ौज है। बाकायदा एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रमोशन का भी, मेरिट का भी, उनकी ट्रेनिंग का भी एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। लेकिन 2017 में वाक़या हो, इस्लामाबाद के अंदर वाक़या हो, DGC हो, उसके ऊपर DGI है, उसके ऊपर आर्मी चीफ है, MI पूरी आपकी काम करती है ऐसे इशूज़ के ऊपर, तो किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, और ये बड़ी अमेजिंग, बड़ी एस्टॉनिशिंग है कि हमारी ISI, जिसको हम ये कहते हैं कि जब DGISI मूव करता है तो होल वर्ल्ड मूव करता है, उस जैसे इदारे का एक शख्स जो 4 साल तक रहा और किसी को पता नहीं चला कि ये इसको मिस यूज कर रहा है। नहीं, पता तो था, केस तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, थाने कचहरी FIA तक अगर पता था तो फिर उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये बात ये मेरे लिए इसका मतलब है कि जो 4 साल नहीं हो तो उनको पता नहीं चला। अब पता चला, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर ऐसा है तो फिर 2 इसके एस्पेक्ट्स हैं कि पहले ये कि एक्शन क्यों नहीं लिया, दूसरा ये है कि फिर ये इनके पार्ट पे नेग्लिजेंस कैसे होगी जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते। चूंकि जिस तरह आपने फरमाया कि ये एक वाहिद फोर्स है जो डिसिप्लिन फोर्स है, जिसके अंदर आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ और सब कुछ, उसके अंदर कोई ऐसी हम सोच भी नहीं सकते कि पिक एंड चूज या किसी के साथ फेवर या डिसफेवर हो, ऐसा हम सोच नहीं सकते। तो हम, हमारी एक्सपेक्टेशन भी उनसे ज्यादा। देखिए ना, उनका जो प्रमोशन का मैकेनिज्म है, वो अगर किसी के कैरियर के ऊपर एक कोई ऐसा इंसिडेंट आया हो तो उसकी प्रमोशन फर्दर स्टेप पे ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बनने वाला तो नहीं बनता, जितना मर्जी जबरदस्त सोल्जर हो, लेकिन एक इंसिडेंट हो गया तो वो नहीं प्रमोशन से बाहर निकल जाता। बिल्कुल ऐसी बात है, किसी का कार्ड गुम जाए, इवन जो उनका सर्विस कार्ड होता है, तो उसकी प्रमोशन नहीं होती। तो ये इशू कैसे नजरअंदाज हो? तो यही बात मैं ये कह रहा हूं कि ये 2 इसके एस्पेक्ट्स हैं, या जानबूझ के पता होने के बावजूद नहीं किया गया या इल्म नहीं, दोनों सूरतों में जिम्मेदारी हमारे इदारे की। अज़मा से पूछते हैं। अज़मा, आज की स्टेटमेंट के ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, यकीनन इस मुल्क में तमाम इदारे जो उनकी डोमेन है उसके अंदर उनकी प्रोसीडिंग्स का, उनकी अकाउंटेबिलिटी का, उस सब का एक तरीक़ाकार मौजूद है। सवाए सियासतदानों के बाकी सब की अपनी महकमाना किस्म की जो है वो प्रोसीडिंग्स होती हैं, और वो प्रोसीडिंग्स जो है उसके मुताबिक वो चलते हैं। बहुत खुशाइन बात है कि देर आए दुरुस्त आए। ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है, या जो अपने ख़ुद के एक साबिक जो अफसर थे उनको, फैज़ हमीद साहब को अरेस्ट करना, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना, ये अगर बहुत पहले हो जाता तो मसाइल बहुत पहले से हल हो जाते। बिकॉज मैं समझती हूँ उन्होंने इस जर्नल के जो ओहदे है इसके साथ इंसाफ नहीं किया, इसके साथ बहुत जुल्म किया है उन्होंने, इस ओहदे को बहुत अंडरमाइन किया, और ये ओहदा बहुत सारी सेंक्टिटी, बहुत सारी प्रिविलेज, बहुत सारा जो है वो ऑनर जो है इसके साथ अटैच्ड होता है। और फैज़ हमीद साहब की पूरी अगर आप निकाल के देख लें तो वो बाकायदा अपने लोग प्लांट करके, टेलीफोने सुन के, फिर जो है वो इमरान खान के घर में वो चीज़ें पहुंचा के, वो मुवक्किलात की उसकी शक्ल दिला के, एक बड़ा नॉन, ये सब बड़ा एक नॉन केस है। जब PDM की हुकूमत बनी तो शहबाज शरीफ साहब की मरियम के साथ एक ऑडियो क्लिप जो थी वो वायरल हो गई थी, मार्केट में आ गई। तो बाद में पता चला ये कि वो भी कुछ उसमें भी रोल था फॉर्मर इंटेलिजेंस का। आपको पता चला वो किसने लगवाई थी वो टेप शेप? पकड़े गए थे वो लोग, गिरफ्तार हो गए। वो आ जाएंगी बहुत सारी बातें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनमें भी मौसूफ का याद था और उनके लोग प्लांट थे बहुत सारी जगहों पर। अब भी मुझे ये इस बात पे बड़ा यकीन है कि अब भी बहुत सारी जगहों पर उनके प्लांटेड लोग बैठे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है, जो आज वो कह रही है अकाउंटेबिलिटी हो जानी चाहिए थी, असगर खान केस में भी हो जानी चाहिए थी, फलाने में भी हो जानी, ये अकाउंटेबिलिटी तब पता नहीं थी जब अंपायर की उंगली ढूंढने निकले थे 2014 में, और जो खुशी का और भंगड़े का आलम था कंटेनर के ऊपर कि हमें बुलावा आया है और बस अब जो अंपायर की उंगली उठने वाली है। और फिर कौमी असम्बली चलाने से लेकर इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़ने तक, कोरम पूरा कराने तक,
जो रोल अदा किया गया वो बता दें कि वो कौन से कानून और कौन से आइन की कौन सी शिक के तहत होता था, और इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस किया करते थे, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं था ज़्यादा। अभी मुझे अजीब बात यह है कि एक चीज़ और आपसे पूछनी है, तो इमरान खान साहब का जी मैं एक बात पूरी कर लूँ, इंपॉर्टेंट है मलिक साहब। फैज़ हमीद साहब जब अरेस्ट हुए तो इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया थ्रू जेल, जो वो खिताब फरमाते हैं, एक्चुअली तो पेशी कम होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा होती है, उसके अंदर उन्होंने खिताब फरमाते हुए कहा हमारा क्या ताल्लुक है, फ़ौज का अंदरूनी मामला है, हमारा तो इसे लेना देना कोई नहीं। उसके बाद बिल्कुल एक वो उसके बाद 2 दिन बाद एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद के साथ जो है वो जो उसने किया है उसको ओपन ट्रायल किया जाए, मुझे भी साथ शामिल किया जाएगा, जैसे आपने कहा था मलिक साहब। 9 मई में आखिर 2 फरीक हैं ना, किसी ने किसी से जो भी कहा पर कह के कराया, फैज़ हमीद अकेला तो नहीं था ना। 2 फरीक अगर कौन वो से? डायरेक्शंस दे रहा था या वो कर रहा था कौन से? तो इम्प्लीमेंट भी तो कोई कर रहा था ना जी। 9 मई के 2 फरीक कौन से? फैज़ हमीद और इमरान खान ऑफ कोर्स, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और जो इम्प्लीमेंट करा रहा था, ये दोनों ज़ाहिर काउंटर पार्ट्स थे ना एक दूसरे के। 9 मई एवं तो नहीं हो गया अचानक से सारे शहरों के अंदर एक ही जो तनसीबात वाली जगह हैं, जो ISI के दफ्तर हैं, जो ये सब जगह हैं, ये इल्हाम तो नहीं हुआ था ना, इसकी पूरी तैयारी हुई थी। और बाय द वे ये भी आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस जो है बंदयाल साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए एक रैली हुई थी, और उस रैली को बाकायदा वो GHQ को जाने वाला रूट जो है वो उसके ऊपर वो हुई थी, और वो सुना है कि वो रिहर्सल थी लोगों को वो रूट दिखाने और बताने के लिए। अब ये जो मर्जी कह लें, फॉल्स फ्लैग है, एक तरफ फॉल्स फ्लैग है, प्लान किया उसी फौज के साथ आप बैठना चाहते हैं जिन्होंने आपके खिलाफ। वो किसने प्लान किया था? बंदयाल साहब वाली रैली को किसने प्लान किया था? वो PTI ने जी, इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को। लेकिन आप 2 फरीकों का नाम ले रहे हैं, तो वो इमरान की स्ट्रेटजी थी या आप फैज़ को इल्ज़ाम दे रही हैं उसका? दोनों मिलके थी जी, ये दोनों पार्ट एंड पार्सल थे हर चीज़ का। लेकिन जो मैं गुजारिश करना चाह रही हूँ वो ये है कि अब एक तरफ ये कहते हैं फॉल्स फ्लैग किया फ़ौज ने इनके खिलाफ, और ये मासूम है। वो हसन न्याजी भी ऐसे इत्तफाकन वहाँ चलते चलते पहुँच के उसको किसी ने ज़बरदस्ती हाथ में वर्दी दे दी थी तो वो कर रहा था। वो इजाज़ चौधरी साहब भी अपने बेटे के साथ जो गुफ्तगू कर रहे थे, तो ये मजाक में हो गई थी। यास्मीन राशिद साहिबा भी जी बाहर बैठ के बाकायदा पूरा अंदर जलता हुआ कोर कमांडर हाउस देख रही थी और बाकायदा ऑब्जर्व कर रही थी, और उसके बाद पूछ रही थी किसी इजाज़ साहब से, अब यहाँ बैठे रहे, बहुत कुछ हो गया कि वापस आ जाओ। तो ये सब मजाक में हो रहा था। वो फॉल्स फ्लैग किया था इनके फौज एक आपसे मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। लॉ मिनिस्टर से कुछ रोज पहले पूछा गया कि क्या इमरान का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, तो लॉ मिनिस्टर ने कहा कि फैज़ हमीद का केस चल रहा है, इस मामले में फील्ड कोर्ट मार्शल जो फैसला करेगी उसके ऊपर पंजाब हुकूमत जो है वो इजाज़त देगी कि इमरान का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना है या दूसरी तरफ चलना है। तो आप पंजाब हुकूमत है, आप बताएं कि इमरान का केस किस तरफ चलना है, मिलिट्री कोर्ट में चलना है या कहीं और सिविलियन कोर्ट में चलना है? अभी जैसे लॉ मिनिस्टर ने कहा, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए कहूँगी कि जब फैसला आ जाएगा, और अगर फैसला कोई ऐसा आएगा जिसमें पंजाब हुकूमत को इंटरवेन करना है, तब पंजाब हुकूमत यकीनन इसके बारे में फैसला करेगी। लेकिन एक बात तो तय है ना कि जैसे मैंने कहा, लेकिन अगर इजाज़त मांगी गई इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की, तो आप लोग क्या उसकी इजाज़त देने पर आमादा होंगे या मुखालफत करेंगे? असूली मौक़िफ़ क्या है? अभी तो मैं इसके ऊपर कबल इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकती जब तक चीफ मिनिस्टर साहबा या कैबिनेट इसके बारे में फैसला ना करें। लेकिन बात तो अपनी तौर पर है ना कि एक शख्स को 9 मई के अंदर सज़ा मिल जाए, दूसरा जो है वो उसको मटन खाने के लिए और देसी घी खाने के लिए और जिम करने के लिए जो है वो छोड़ दिया जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं होता ना। इंसाफ सबके लिए एक जैसा होगा। अच्छा, मेरे ख्याल में आपको बैरिस्टर उमैर साहब आपको इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। वो तो कह रही है 2 फरीक हैं, एक फैज़ हमीद है और दूसरा इमरान है। डायरेक्टली चार्जशीट ही है ऑलमोस्ट अज़मा बीबी की जानिब से। नहीं, देखें ओवरऑल अगर आप 9th में एक थोड़ा सा पीछे से देखें, ठीक है ना, हट के एक आप एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है, इंसिडेंट की चलें कहते हैं किसी ने प्लानिंग की, उस प्लानिंग के बाद कुछ हुआ तो उसका बेनिफिशियरी भी तो कोई था, ठीक है, उसका बेनिफिशियरी कौन है पहले वो आइडेंटिफाई करें। फिर देखें 9 मई की जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, लोग अगर लाहौर की एग्जांपल ले, लिबर्टी से चलते हैं सारा सिविलियन एरिया और कैंट एरिया पैदल जाके पहुंच जाते हैं। आईजी ने जो फैसिलिटेशन की, ठीक है, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल, वो लैब्स किसने क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया? करते हुए वहाँ तक गए क्यों? नहीं पहुँच कैसे गए? आप गए क्यों? ठीक है, गए, कोई रुकावट नहीं थी, ठीक है, नकवी की होशियारी चलाकी कह लें, नालायकी कह लें, जो भी आप कह लें, लेकिन आप लोग
गए? चले वहाँ ड्रॉ हो गए किस वजह से हो गए कि एक इंसिडेंट हुआ, हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से इंसिडेंट हुआ, और इंसिडेंट हुआ कि एक आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस रेंजर्स आके खान साहब को कॉलर से पकड़ के, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उसे गिरफ्तार कर लेती हैं। किस चीज़ में? एक नैब के रेफरेंस में मतलूब है, नैब की नहीं आती या इस्लामाबाद पुलिस अरेस्ट नहीं करती, और उसकी वीडियो रिलीज की जाती है। कैंटोनमेंट्स के बाहर प्रोटेस्ट करना पीटीआई का ये पहला ही इंसिडेंट था 9 मई वाला, या इससे पहले आप 10 अप्रैल 2022 को भी गए थे, आप 25 मई 2022 को भी गए थे, आप 3 नवंबर जब वजीराबाद इंसिडेंट हुआ उस दिन भी गए थे? 3 वाक़यात हो चुके थे, ये चौथा इंसिडेंट था। तो आई थिंक जो भी था वहाँ पे वो वेल एंटिसिपेट कर रहा था आपको। उन्होंने रिकॉर्डिंग की वीडियो से, आपकी गाड़ियों के नंबर नोट किए, आपके बंदे भी ढूंढे, रोकने की कोई कोशिश नहीं की क्योंकि हदफ, लेकिन आप चौथी दफा गए। अच्छा चले, मगर यही इसी बात को बढ़ा लेना, हदफ कुछ और था। ये चारों डॉक्यूमेंट्री वाकयात एक इंट्रैपमेंट का एस्पेक्ट हो गया। और देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या काम, देखिए बलूचिस्तान में रोज है कि मैं बैरिस्टर उमैर साहब को कहूँ कि आओ जीएचक्यू चलते हैं और जीएचक्यू को अंदर बुला के मैं आपको पकड़ लूँ, लेकिन अगर आप खुद प्रोटेस्ट करते हुए पहुंच जाए तो फिर तो आपका कसूर है। सारी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में हुआ, रोज कोयटा में लोग लाशें लेके नहीं जाते। प्रोटेस्ट तो करना चाहिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, आग नहीं लगानी चाहिए, जाहिर बात है। आग अदारों के अंदर नहीं घुस जाते, बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए। और अगर कोई इन्वॉल्व है, देखें कैपिटल हिल की तरह उनकी फुटेजेस सामने लाए, साल से ज़्यादा हो गया, आप अभी तक एक बंदे को सजा नहीं करा सके। और हालत ये है कि बार बार जजेस आपको चेंज करने पड़ते हैं कि एक जज जो बुशा बीवी को 12 केसेस में बरी करता है, आप फौरन उसका जज वाला मामला दूसरे समय करते हैं, क्योंकि जजों वाले बहुत सारे मामला हैं, सवाल हैं ढेर सारे उसके ऊपर। आज़ाद साहब से भी पूछें, आज़ाद साहब ये 9 मई कहीं सेटल करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान उससे आगे बढ़ सके। इस तरह दरमियान में अगर छोड़े रखें तो कितनी देर छोड़े रखें? कंक्लूड करना पड़ेगा इस मामले को। ऑफ कोर्स चूँकि ये एक इतना बड़ा वो अलेज किया जा रहा है सानिया, तो इसका एक मंतकी इंजाम तो होना चाहिए, लेकिन उसमें बुनियादी तौर पे ये जिम्मेदारी स्टेट की है और प्रोसिक्यूशन की है। आर्टिकल 117 जो कानून शहादत है वो ये कहता है कि जहाँ पे फैक्ट्स की बात हो तो उसमें ये है कि ही हू अलेज ही विल प्रूव। अगर मैं कहता हूँ कि फ़लाँ शख्स ने ये वाक़या किया है तो ये प्रोसिक्यूशन की ज़िम्मेदारी, एफआईआर हो गई। उसके बाद यू हैव टू प्रूव योर केस बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट इन द कोर्ट, यू हैव टू प्रोड्यूस द एविडेंस, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन योर शोल्डर, सो यू हैव टू डिस्चार्ज द ओनर्स। तो ये ज्यादा बोझ फिर पंजाब हुकूमत पे आएगा कि अगर कोर्ट कमांडर या जीएचक्यू हाउस या मियां वाली बेस वाला वाकयात हैं। उसमें नदीम भाई सेक्शन 173 सीआरपीसी के जब आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जिसको आप चालान कहते हैं, उसके अंदर कैलेंडर ऑफ विटनेस भी होता है, उसमें कॉलम नंबर 1 2 3 4 दिए गए। उस कैलेंडर ऑफ विटनेस के मुताबिक आप एविडेंस पेश करें कोर्ट के अंदर, आप सजा दें अगर आपके पास एविडेंस है। और अगर आपके पास सजा वो एविडेंस नहीं है तो कोर्ट उनको, जो इमरान की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं चुरा ली गई हैं, वो सामने लाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। सीसीटीवी फुटेज सीआरपीसी की जब आप प्रोसीडिंग्स आगे लेके चलेंगे मुख्तलिफ शिकों की, तो उसमें कितना सेंट्रल रोल है? देखिए उसका फोरेंसिक होना जरूरी। फोरेंसिक के बाद अगर वो वैलिड फुटेज है तो वो पीस ऑफ एविडेंस है और दैट इज एडमिसिबल एविडेंस। ठीक है, लेकिन आप वैसे ही उठा के पेश कर दे तो उसकी एडमिसिबिलिटी और उसकी जो सेंटिटी है दैट इज डाउटफुल। जो हम लोगों ने रिकॉर्ड की है नहीं है। देखिए अनटिल अनलेस, आजकल तो फैशन बना हुआ है, आप कट एंड पेस्ट लगा के किसी की फोटो किसी के साथ, किसी की वीडियो किसी के साथ लगा दे तो ये चल रहा है। लेकिन कोर्ट ने देखे हमारा जो लॉ है ना वो कहता है कि इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव देयर केस बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट। इसका बोझ फिर किसके ऊपर है? मौजूदा प्रोसिक्यूशन स्टेट पे। वो सब अगर एविडेंस है आप दें, सजाएं दें, इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं। ये लॉ मिनिस्टर ने इमरान वाले सवाल के ऊपर यही बोला था कि पंजाब से प्रोसिक्यूशन विभाग को ये फैसला करना पड़ेगा। केसेस आर लिंगरिंग ऑन, इफ यू हैव एविडेंस यू हैव टू प्रोड्यूस इन द कोर्ट एंड कम टू एन एंड एंड इट मस्ट बी फिनिश्ड। एक ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें। हुकूमत का भी इम्कान है कि वो जजेस को काबू करने के लिए कुछ नए पैकेजेस, कुछ नए लॉज या कुछ नई आइनी तरमीम के ऊपर आइंदा आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ काम करने का इरादा रखती है। ब्रेक ले लें, वापसी पे उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत जो है एक बाकायदा हिकमत अमली के तहत मुख्तलिफ बिल्स प्राइवेट मेंबर्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रही है कौमी असम्बली और सैनेट के अंदर, जिसमें जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया गया जिसमें 23 तजवीज़ की गई और एक सैनेट में पेश किया गया जिसमें 21 तजवीज़ की गई है। इसी तरीके से सुओ मोटो पावर्स और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर एक आइन की शिक है, इसलिए उसको जब तक आइनी तरमीम ना की जाए उसको छेड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन ये बिल इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। जॉइंट सिटिंग
एक तो होने जा रही है अगले 2 रोज़ के अंदर, और उसके अंदर अभी लगता ही है कि माहौल मौजूद नहीं है। लेकिन जो पोलिटिकल इंटरेक्शन कर रही है हुकूमत, जो मौलाना फजल रहमान से आसिफ जरदारी साहब की मुलाकातें हुई और फिर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हुई। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 मेंबर्स, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अभी तक नोटिफाई नहीं कर रहा है एज़ मेंबर्स ऑफ द PTI, वो कह लीजिए कि अभी एज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं कौमी असम्बली के अंदर। और हुकूमत की एक कोशिश है कि उनमें से एक चंक, कुछ तादाद जो है 5-10 लोग ऐसे होंगे जो इन तरमीम के हक़ में वोट करें, ताकि उनको मतलूबा नंबर 224 जो आइनी तरमीम के लिए दरकार है वो मिल जाए। तो अगला हफ़्ता 2 हफ़्ते बहुत इवेंटफुल होने वाले हैं। 2 तजवीज़ें जो बड़ी जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, एक तजवीज़ यह है कि जजेस की तादाद में इजाफ़ा कर दिया जाए, और दूसरी तजवीज़ यह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी तकर्री के लिए पैनल ऑफ जजेस जो है वो तजवीज़ किया जाए। और जैसे आर्मी चीफ़ के लिए पैनल ऑफ जजेस तजवीज़ किया जाता है, और उसमें से हुकूमत को इख्तियार हो कि किसी एक को लगा दे। सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के नतीजे में तय हुआ था, उसमें रद्दोबदल की कोशिश है। और थर्डली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा हुआ है, उनके मामले में भी एक तजवीज़ ये ज़ेर गौर मौजूद है कि उनकी ट्रांसफ़र जो हैं दूसरे हाई कोर्ट्स के अंदर करने की प्रोविजन जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए। आज़मा बीबी, ये तीनों ऐसे इशूज़ हैं जिसके ऊपर एक सियासी भूचाल आएगा, और एग्जेक्टिव और जुडिशरी भी आमने सामने खड़े होंगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट टेकअप भी करेगी। तो आपको लगता है कि आप सेल थ्रू कर जाएंगे, या बहुत बड़ा एक सेटबैक भी हो सकता है? देखिए मलिक साहब, पहले तो बहुत सारी प्रिजम्पशंस हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। पहली तो बात यह है कि क्या ये पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है कि वो कानून साजी करे? क्या अदलिया इस जो है वो एम्बिट से बाहर है कि अदलिया की जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करने के लिए अब जो हज़ारों लाखों की तादाद में जिन लोगों के नाम के साथ न्याजी नहीं लगा हुआ होता, या जिनका ताल्लुक़ PTI से नहीं होता, जो अल्लाह देता है, या शमीम बेगम है जो वरासत के मामलात पे उसकी औलाद जो है उसके मरने के बाद उसकी वरासत ढूंढ रही है, उनके केसेस को भी सुना जाना चाहिए, क्या उनको भी देखा जाना चाहिए। और इस तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, बिकॉज सारा दिन जो है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस में अब हर एक के पास बड़ा वकील नहीं होता ना जी, जो है वो रिसोर्सेज इस्तेमाल करके वो अपनी फटाफट पिटीशंस लगवा ले। अब ये इसके लिए अगर जजेस के तादाद में इजाफा किया जाए, अभी तो प्रिजम्पशंस है, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ एज ए लॉ स्टूडेंट भी और एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान भी, कि जजेस की तादाद में हर मुल्क में इजाफा होता है अपनी आबादी के हिसाब से, मुकदमात की उस हिसाब से, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए पैनल ये जी बिल्कुल। देखिए अगर ये तरीक़े पैदाइश जो है उससे अगर जो वो उसके ऊपर जो है वो जजों को उनकी क्राइटेरिया और मेरिट सिर्फ उनकी तरीक़े पैदाइश है, तो उसके ऊपर अगर पूरे बाकी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इदारों में मुझे ये बताएं कहीं पर भी तरीक़े पैदाइश के ऊपर जो है अपॉइंटमेंट्स होती हैं, या तरीक़े पैदाइश के हिसाब से जो है वो क्या एलिवेशंस होती हैं, ऐसा नहीं है। और अगर बाकी जो कुछ जो तरीक़ाकार हैं जो जमहूरियत में भी देखिए, ये तो वो कोई नहीं है कि मैं चूँकि पहले किसी ना किसी तरह मेरा किसी चैम्बर से ताल्लुक़ था, मेरा कोई एक लॉबी थी, मैं इंडक्ट हो ही गया था, अब उसके बाद जो है बीबी आप इस चीज़ के हक में है कि तरीक़े पैदाइश के ऊपर चीफ जस्टिस नहीं लगना चाहिए बल्कि पैनल तजवीज़ होना चाहिए, आप इस चीज़ को सपोर्ट करें? काबिलियत पे एग्जैक्टली जी, काबिलियत पे लगना चाहिए और मेरिट पे लगना चाहिए, और ये मेरे अलावा मैं नहीं कहती बल्कि सारे पाकिस्तान को यही कहना चाहिए। 2-3 बातें ज़रूर मैं मलिक साहब जो पहले की गई हैं उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। पहले तो न्याजी साहब ने कहा कि रुकावट कोई नहीं थी, मेरा ख्याल है न्याजी साहब ने या उस दिन TV नहीं देखा या उनको पता नहीं है शायद। रुकावटें बहुत थी, पुलिस वालों की आंखें फोड़ी गई। अली नासिर रिजवी साहब इस वक्त IG इस्लामाबाद हैं, उनकी आंख ज़ाया हो गई थी इस मार कुटाई के चक्कर में, गाड़ियों को आगे लगाई गई, वाला बीबी केस थोड़ा सा कर लें बीबी, तो ये सब कुछ जजेस वाले मामले को पहले कर लें, फिर दोबारा उसकी तरफ आ जाएंगे। आपका मैं सिर्फ 2 चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्सडे को आपकी जॉइंट सेशन होगी, तो ये जो आईनी तरमीम है, आईनी तरमीम के लिए आपको 224 दरकार हैं, आप 224 पूरे कैसे करेंगे? देखिए फिर मैंने कहा कि अभी बहुत सारी प्रिजम्पशंस बातें हैं, जो भी आपने कहा मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है उसके ऊपर, जो मैं समझती हूँ। अब इसके ऊपर क्या होगा पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जॉइंट सेशन होता है, कब होता है, उसके ऊपर नंबर्स कैसे पूरे होंगे। फिर दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर देखिए हाउस है, हाउस जो है वो अपनी राय क्या देता है, मेरे ख्याल में उसका इंतज़ार कर लेना चाहिए। जब वो आ जाएगा तो उसके ऊपर फिर बात करेंगे, वाई नॉट। ये कोई ऐसी जगह बात तो नहीं है कि जिसके ऊपर बात नहीं हो सकती। अगर हर एक की कारकर्दगी जा सकता है, अगर हर एक इदारे की जो है परफॉर्मेंस को एवेल्युएट
किया जा सकता है, तो अदलिया की परफॉर्मेंस को भी वैलिड देखिए। हमें दोहरी शहरियत जो है वो मना है, हम जो लॉ मेकर्स हैं हमारी दोहरी शहरियत नहीं हो सकती तो बाकी इदारों में कैसे हो सकती है? अगर जो है वो हमारी काबिलियत जो है हमारी डिग्रियों के साथ पहचानी जाएगी तो बाकी जहाँ हमारे लोग जो है सियासतदान जाली डिग्रियों पे बाहर हो सकते हैं, तो जो हमारे बारे में फैसला कर रहे हैं उनके बारे में भी तो रूल्स ऐसे ही होने चाहिए ना। अच्छा, ये आपसे भी बैरिस्टर उमैर, आपके साथ न्याजी भी आता है, अभी उन्होंने नज़मा बीबी ने कहा कि नाम के साथ न्याजी का तज़किरा किया तो आपके नाम के साथ भी न्याजी है, तो यहाँ अदलिया के मामले में क्या किया जाएगा? ये जो तजवीज़ की जा रही है कि पैनल ऑफ जजेस तजवीज़ किया जाए, जस्टिस मंसूर शाह से बचने की कोशिश है या एक ओवरऑल रिफॉर्म है, क्या चीज़ है? देखिए, रिफॉर्म्स तो तब हों कि रिफॉर्म स्टार्ट होती है नीचे से, रिफॉर्म कभी भी ऊपर से स्टार्ट नहीं होती। कि देखें, ऊपर तो तादाद ही कम है केसेस की, नीचे 15 से 16 लाख केस है आपका पेंडेंसी है। आप कोई बात ला रहे हैं कि जी हमने ओवरऑल सिविल जजेस बढ़ाने हैं, आप या कर रहे हैं कि हम और इख्तियारात नीचे डेलीगेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ अदालतों को एम्पावर कर रहे हैं, वो वाला तो पैनल ऑफ जजेस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, मेरा है कि आर्टिकल 175A बड़ा क्लियर है। 175A का मैंडेट है कि सीनियर मोस्ट पर्सन हैज़ टू बी CJP और उसी को फॉलो होना चाहिए। जजिस केस में ये असूल भी वज़ा कर दिया, वो वाजिब आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा क्लियर है, उससे डेविएट नहीं कर सकते। फिर प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में देखें कि जब आप करना चाह रहे हैं, जब आपके पास नंबर नहीं है और नंबर के लिए आप हालात पैदा कर रहे हैं, हालात किस तरह से पैदा कर रहे हैं कि रिकाउंट के ज़रिए सीटें छीनने की कोशिश, फिर लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी एलिजेंसेस बदलें, और फिर जब आपका मैंडेट खुद शेकी हो कि आप 17 सीट के 41 मेंबर्स में से कुछ तादाद है जो इन्होंने इंगेज की है, आई डोंट नो नंबर्स कितना है। 41 नहीं, हमारे जो बाइफर्केशन है 39 जिसे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, वो तो हो गए ना, 41 बाकी हैं। उसके अलावा भी हमारे 9 इंडिपेंडेंट हैं, जैसा उमर अयूब हो गया, बैरिस्टर गौहर हो गए। अब उमर अयूब अगर आप सोचते हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूं हमारे वो भी है, फिर वादतुल मुस्लिमीन हो गए, उनका भी ओवरऑल मिला के हमारा पूरा इस तरह से नंबर पूरा। जो इंडिपेंडेंट्स है आपके, उनमें से काम हो रहा है 5 से 10 लोगों के ऊपर कि वो टूटे। देखिए, राना फजल रहमान से दरखास्त की गई है कि वो रिफॉर्म को वोट करें। साहब की ऑडियो चला सकते हैं, उन्होंने किसी वीडियो पैगाम भी दिया था कि मेरे एंड तक उन्हें अप्रोच करते रहे 40 करोड़ की ऑफर देते रहे। किनको? एहसान वर्क, जो अभी रिसेंटली रिकाउंट में 23,000 वोट जिसके रिजेक्ट करके जिसको डी सीट किया गया। लोग अब इनके हाथ नहीं आने वाले, लोग अब ज़ेन बना चुके हैं। देखिए, एंटिसिपेट करिए इस मामले में आपके कुछ बंदों के ऊपर काम किया गया। इमरान खान के साथ हटने का मतलब ये अपनी सियासत खत्म करने का मतलब है, वो इस तरह की गलती कोई नहीं करने लगा। तो आपकी जमात जो है PTI, वो ये पैनल ऑफ जजेस की तजवीज़ की मुखालफत करती है या मैंडेट ही नहीं है? देखिए, एक मुखालफत करते हैं या हमायत करते हैं? 100% मुखालफत करते हैं, लेजिटिमेसी नहीं है, मैंडेट नहीं है, किस तरह से ये और जजेस की तादाद में इजाफे की मुखालफत करते हैं या हमायत करते हैं? देखिए, वो तो कल अली जफ़र ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे सेनेटर अली जफ़र साहब ने कहा कि ये जो है ना, ये जुडिशल कू के मुतरादिफ है। और देखिए, ये हमारा खाली मसला नहीं है, आप एज एन इंस्टीट्यूशन अदलिया को एंटेगनाइज कर रहे हैं। देखिए, आप किस टेरिटरी में फॉल करने जा रहे हैं। देखिए, हर जगह के मामलात, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को बलूचिस्तान ट्रांसफर कर दिया जाता है फिर आपका क्या मौका? ये तो मज़क्का खेज बात है। देखिए, ट्रांसफर उसके लिए भी आईनी परमिशन डालनी पड़ेगी साहब। ये तो जजेस की डिग्री तक में पीछे जा रहे हैं, कर रहे हैं। देखिए, हर प्रोफेसर को उठा लिया था, मगर देखिए, प्रोफेसर साहब की मिसाल से देखें, अब आम पाकिस्तानी खड़ा हो रहा है, इन्हें वहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही है जहाँ से उम्मीद ही नहीं थी। लोग एक्सपेक्ट करते थे कि पॉलिटिशियंस बड़े लोग खड़े होंगे, अब आम आदमी खड़ा। आज़ाद साहब, आप फरमाइएगा, अब जरा कानूनी तौर पे इसके ऊपर पैनल ऑफ जजेस कर सकती है हुकूमत? देखिए, ये बिल्कुल नदीम भाई, ये अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फॉर एवर इसको डिसाइड कर दिया है। जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हरफ आखिर आइन तरमीम करें तो हुकूमत कर ले, मेरी बात सुन ले। लेकिन अगर आप ये करें कि जी आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं या डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से नहीं करेंगे और आप उनको इस हिसाब से काबिलियत के, तो कौन डिसाइड करेगा कि ये काबिल है? मैं कहता हूँ, आप कहते हैं ये काबिल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते, चूंकि ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन कर दी गई। एग्जेक्टिव अलग है, अदलिया अलग है, ठीक है, आपकी लेजिस्लेचर अलग है। लेजिस्लेशन वो करे, लेकिन वो जो आर्टिकल 227 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, कि जो रिपग्नेंट टू द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 8 से 28 अगर रिपग्नेंट है तो वो लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक देगी। लेकिन अगर जजेस ऑफ पैनल का आप करेंगे तो ये एक इंटरफेरेंस है इनटू द इंस्टीट्यूशन, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हम बात करते हैं, ये उसके खिलाफ है। पहले सवाल का जवाब तो इसीलिए करनी है कि जुडिशरी में मुदाखलत की गुंजाइश पैदा हो जाए। लेकिन एक सवाल है यहाँ मेरा, आपने अभी एक जुमला बोला है, वो उसको सादा लफ्ज़ों में बयान करें। अगर हुकूमत ये आईनी तरमीम कर लेती है
उमैर नियाज़ी साहब को साथ मिला लेती है, उमर यूब का वोट ले लेती है, बंदे पूरे हो जाते हैं 224। सुप्रीम कोर्ट क्या इस आईनी तरमीम को टेकअप कर सकती है? देखें, जहां पे सुप्रीम कोर्ट की अपनी इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है, उसकी आज़ादी का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप कर सकती है, उसको अपनी जुडिशल साइड पे देख सकती है। 17वीं तरमीम या 18वीं तरमीम के बाद आई थिंक ये इशू सामने आया था। क्या उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी जाती राय है कि ये जो सेटल्ड लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चीजें सेटल्ड है, मैं समझता हूं कि इनके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करने चाहिए और इनको नहीं छेड़छाड़। जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, यही बात होगी। ये एक सिचुएशन आने वाली है। अब देखिए, मुझे ये बताएं कि आप फरमा रहे हैं कि जी यहाँ पे 17 से वो कर रहे हैं, बढ़ा के 23 कर रहे हैं या 21 कर रहे हैं, 2 प्रपोजल्स आप बता रहे हैं आप और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जजेस की ट्रांसफर की आप बात कर रहे हैं, तो 16,500 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इधर बलूचिस्तान से ट्रांसफर करके तादाद पूरी कर देंगे। आप वहां पे तादाद क्यों नहीं बढ़ाते? उनकी आप ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। अगर आपका यही है कि आपने हुकूमत का ख्याल यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज हैं बहुत काबिल हैं, इनको बलूचिस्तान भेजा जाए, जल्दी फैसले। ये भी एक अलग इशू है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस बैठे हैं, जो केसेस कर रहे हैं, वहां पे और प्रिंसिपल है, सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग प्रिंसिपल है। मुझे बताएं, आपको पता तारिक जहांगीरी साहब के साथ उनकी डिग्री वाले मामले में कराची यूनिवर्सिटी में अभी क्या एपिसोड हुआ है? कराची यूनिवर्सिटी ने उनको ऑफिशियली ये कह दिया आई थिंक कि इनकी डिग्री जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं है, और एक प्रोफेसर इरेगुलरिटी जाली नहीं करार दिया। वो इस्लामिया कॉलेज का रिकॉर्ड ही पूरा कहते हैं दस्तयाब नहीं है, इसलिए अज्यूम किया गया कि वो ठीक नहीं है। एक प्रोफेसर साहब को पुलिस पकड़ के ले गई। देखिए, आप सिंडिकेट के अंदर जो एजेंडा दिया जाता है उसके साथ उसकी कॉपी भी दी जाती है। उसके बकौल वो कहता है हमें एक सफेद पेपर के ऊपर लिखा हुआ था और बाकी लोगों को कहा, और मुझे जजों को काबू करने के लिए हिकमत अमली पे हुकूमत काम कर रही है ना। एंड क्या होगा पता नहीं। अली शाह जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद केस के अंदर उनकी मैट्रिक की डिग्री, चूंकि उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था, उनकी डिग्री जाली। आपका घर है, सीडीए के अंदर रिकॉर्ड है, सीडीए कह दे नदीम मलिक साहब ये आपका अलॉटमेंट लेटर जाली है, तो आप किधर से जाएंगे? उसको कहेंगे कि जी मेरे पास असल भी है, किधर से लेके आएंगे? जिसके पास है वही डिसाइड करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदलिया के अज़मा बीबी, अज़मा बीबी जी, अज़मा बीबी, ये आपकी एक लड़ाई होने वाली है अज़मा बीबी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की। और एज ए जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है कि आपको ऐसी राह से गुरेज करना चाहिए जो आपको क्लैश की तरफ ले जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात क्लैश की होनी नहीं चाहिए। जो पार्लियामेंट का इख्तियार है वो अदलिया हमसे कैसे छीन सकती है? वो अदलिया तो नहीं छीन सकती ना। और ये जितनी भी अदलिया जो है वो माशाल्लाह हमारी बाइख्तियार बहुत वो है, लेकिन आखिर उनकी भी कोई बाउंड्रीज़ है ना। अब ये अभी जो भाई ने बड़ी एक मज़ेदार एग्जाम्पल कोट की, जिसके ऊपर मुझे कुछ याद आ गया। उन्होंने कहा कि सीडीए अगर कह दे कि जाली है तो वो क्या होगा। इमरान न्याजी के जो है वो उसके अंदर बाकायदा लिख के उन्होंने कहा कि इसका जो नक्शा था और वो सब कुछ था वो जाली था, उसके बावजूद उसको वेरीफाई कर दिया था 300 कनाल के महल को। तो ये डिपेंड करता है कि आपके सामने है कौन। और इमरान खान साहब बड़े खुशकिस्मत हैं, उनकी पार्टी मांगती नहीं है सीटें, उनको मिल जाती हैं। उनकी पार्टी फ्रीक नहीं होती, उनको सब कुछ प्लेट पर रख के दे दिया जाता है। तो हर बंदे की किस्मत तो इमरान न्याजी जैसी नहीं हो सकती ना जी। अज़मा बीबी, लेकिन ये कोलिजन कोर्स है, आप इसको अवॉइड कर सकती हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट को आमतौर पे ये टकराव वाला रास्ता सूट नहीं करता, आपको गुरेज करना चाहिए। नहीं, हम अभी भी नहीं करना चाहते मलिक साहब, हम अभी नहीं करना चाहते। लेकिन बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी तो कहा है ना, हर एक ने अपनी अपनी बाउंड्रीज़ बनाना है और पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब ये जिसके अंदर मतलब ये फैसलों के अंदर से जानिबदारी नहीं, सिर्फ मतलब कमाल ही कुछ ऐसा नज़र आए कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना किसी ने सुना हो ना देखा हो। अब ये अभी बार बार 9 मई की बात हो रही थी, वो जो प्रोसिक्यूशन पे बड़ा वो है, कभी रिमांड की स्टेज पे आपने केस ख़त्म होते सुना है? वॉइस मैच कराने के लिए कहा जाए, यास्मीन राशिद के एक वॉइस मैच करानी है, उनकी ऑडियो जो है वो उसकी, और उसके ऊपर वो बजाय वो वॉइस मैच कराने के केस ख़त्म कर दिया जाए। कभी ये भी कभी किसी ने सुना है? कभी 14 महीने से ज़्यादा पूरी ज़मानतें सुनी थी पाकिस्तान में किसी ने? लेकिन ये इत्तफाक है, बहुत हसीन इत्तफाक, कि ये तमाम फेवरेट्स और ये तमाम जो फेवर्स हैं ये सिर्फ इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए हैं, बाकी किसी आम आदमी के लिए तो ये फेवर्स हैं ही नहीं। कोई कोलिजन नहीं चाहता। लास्ट मिनट है, क्लोजिंग रिमार्क्स बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। अदलिया की रिफॉर्म में क्या एक
ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल कंसेंसस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? देखिए वो ज़रूर हो सकता है, मगर उससे पहले वो माहौल लाना ज़रूरी है। देखिए मैंडेट सीरियसली डिस्प्यूटेड है। आज अचकज़ई साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अनाउंस किया, इस्तीफ़ा दे दिया और बाद में इस्तीफ़ा भी आ गया कि बलूचिस्तान की असेंबली रिप्रेजेंटेटिव असेंबली नहीं, मैंगल साहब ने, सॉरी मैंगल साहब ने, अचकज़ई साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो आपकी आखिरी बातचीत के लिए वो आपको क्लोज कर रहे हैं। हाँ जी, तो मैं यही चीज़ें देखें कि मामलात किधर तक पहुँच गए हैं, तो उस चीज़ के लिए पहले इस असेंबली को तो पर्ज करें। इस असेंबली की जब तक सफाई नहीं होगी, फॉर्म 47 वालों को आप बाहर नहीं निकालेंगे तो किस तरह से बेहतरी आएगी। बार बार आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, देखें नवाज शरीफ डॉन लीग करके इस मुल्क में दोबारा आ सकता है। मरीम नवाज जो क्या था, डॉन लीग क्या था, आपने डायरेक्ट मिलिट्री पे इल्जाम लगाया था कि मिलिटेंसी के बिहाइंड कमरे की मीटिंग थी और उसकी सारी बार अखबार में छपा था, हाँ जी, और बाद में आपने उसको ऑन भी किया। ठीक है, तो ये टेबल टर्न होती रहती हैं और टेबल ज़रूर इस वक्त भी टर्न होगा। 9 मई का आप जितना कर लें, अल्टीमेटली सारों को पता है कि 9 मई कुछ नहीं है, और 9 मई जिस तरह से जब भी ये चीज़ फिजल आउट होगी, आना इमरान खान नहीं है, तो कम अज़ कम बुखारी साहब, सबका शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।